साथियों, तो आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार भूपेंद्र सर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिएगा, हिंदी की क्लास शुरू करते हैं बच्चे। तो क्या है आज के हिंदी के प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, मैंने राम को पूछा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो मैंने राम को पूछा, राइट, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो मैंने राम को पूछा नहीं, मैंने राम से पूछा होता है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपकी अशुद्धि होगी वो होगी कारक संबंधी अशुद्धि। कौन सी होगी बच्चे? कारक संबंधी शुद्धि होगी। क्या होगा? मैंने राम से पूछा, ठीक है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो पहला ही प्रश्न आपको आंसर मिल गया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। सीधी बात है, अल्पायु का मतलब होता है कम आयु का, जो मतलब जिसकी आयु कम हो, और दीर्घायु का मतलब होता है जिसकी आयु क्या हो, ज्यादा हो। तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन बी लगा देना, यह भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न लिखा हुआ है, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख कौन है? कहानीकार हैं या निबंधकार हैं, उपन्यासकार है या नाटककार है? तो मैं बता दूं, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककारों में से आते हैं। तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, लिखा रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संकलन इनमें से कौन सा नहीं है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, लोकायतन और रेणुका। तो रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, कुरुक्षेत्र भी लिखा है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का लिखा महाकाव्य है। लेकिन जो लोकायतन जो कृति है वो किसकी है बच्चे? तो याद रखना, वो है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है बच्चे? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न पर। लिखा हुआ है, परिछिद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है? गुण है, सगुण है, निर्गुण है या दुर्गुण है? पर छिद्रान्वेषण का मतलब होता है प्यारे साथियों, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के दोष खोजना या दूसरे की बुराइयां खोजना। तो यह एक क्या है? यह एक दुर्गुण है। यह एक क्या है? दुर्गुण माना जाता है। अगला प्रश्न, किसी की बुराई करना तो दुर्गुण होता है ना, किसी की निंदा करना। नीता ने खाना बनाया था वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? खाना बनाया था, नीता ने खाना बनाया था, तो ये भूतकाल है। और याद रखना, ये जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो आंसर सी लगा देना, है ना। बनाया था आ गया, तो आप समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलिए आपके पास प्रश्न 7वां आ जाए और लिखा हो, अगम शब्द का विलोम क्या होता है? अगम का मतलब होता है जहां जाया ना जा सके, तो वहां का आंसर हो जाएगा सुगम। जहां आसानी से जा सके वहां सुगम लगाएंगे, तो अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा बच्चे, है ना। अगम का निगम भी हो जाता है, इसका निगम भी कर सकते हो, है ना। निगम का अर्थ भी सेम होता है, तो सुगम का मतलब दुर्गम का सुगम हो जाएगा, सॉरी। अगम का निगम कर लेना, ये ज्यादा सही रहेगा। अगर ऑप्शन में निगम है तो याद रखना अगम का निगम। हाँ, सुगम के लिए यहाँ दुर्गम जहां लिखा हो, दुर्गम लिखा हो वहां सुगम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप आंसर ए लगाना, है ना, 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न जैसे आपके सामने आए, प्रश्न है विष्णुपदी का एक अन्य पर्यायवाची बताना। विष्णुपदी कहते हैं गंगा को, क्योंकि विष्णु के पदों से कौन निकली थी? गंगा निकली थी। अब आपको ये देखना है इनमें से गंगा का कौन सा पर्यायवाची है। सीधा सीधा गंगा लिखा हुआ है, तो आंसर सी लगा के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, है ना। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सीता का चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए था। सीता के नहीं, सीता को नहीं, सीता का चरित्र अच्छा है, यानी बहुत सुंदर। अगर आपको आंसर देखना ही है इसका, तो आप लोग इसका आंसर बच्चे क्या देखेंगे? ऑप्शन आप लोग देखेंगे बी, 9वें प्रश्न का। 10वां प्रश्न आपके सामने है, ये एक तरह से पद्यांश टाइप से है। लिखा हुआ है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, शिकार, नकली युद्ध, बिहू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र की कुल देवी, उसकी भय आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर मोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो झांसी की रानी, आंसर ए लगा देना, इसका सही उपयुक्त शीर्षक होगा प्यारे साथियों, ठीक है। झांसी की रानी इसका बिल्कुल सही शीर्षक होगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न फिर से बड़ा मजेदार है। लिखा हुआ है, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त मर्दानी शब्द का क्या अर्थ होता है? मर्दानी का मतलब होता है वीरांगना। क्या होता है बच्चे? वीरांगना। तो आंसर इसका ऑप्शन ए लगाना, है ना, गद्यांश था ये। 12वां प्रश्न है, इस पद्यांश में किस रस का प्रयोजन है? तो सीधी सीधी बात है, वीर रस की भावना है, तो वीर रस का प्रयोजन होगा। लिखा हुआ है, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है?
इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो यानी आयु और वर्ष दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर जो है वो अधिक पद संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। इस समय सीता की आयु 16 है। निम्न विकल्पों में से कौन सा मृगांक का पर्यायवाची है? तो मृगांक बोलते हैं बेटे चंद्रमा को। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? राकापति किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। द्विजराज चंद्रमा को बोलते हैं। कलाधर चंद्रमा को बोलते हैं। मोदक प्रिय गणेश जी को बोलते हैं। तो कौन सा शब्द मृगांक का पर्यायवाची नहीं है? तो मोदक प्रिय नहीं है, क्योंकि मोदक प्रिय किसको कहते हैं? तो गणेश जी को बोलते हैं। ये हम सबको पता है ना। तो इसका मतलब है कि सी आपका आंसर होना चाहिए था, तो सी आंसर लगा दीजिएगा। आइए 15वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है बच्चे, दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? कमलेश्वर, वीरेन डंगवाल, अलका सारवंगी या अमरकांत। तो याद रखना बच्चे, दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? तो याद रखना यह जो रचना थी बच्चे वो थी किसकी? वीरेन डंगवाल। आंसर बी लगा देना। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, लिखा है पीकर कोयले अपने में जाकर बैठ गई। तो रिक्त स्थान के लिए उचित प्रश्न है बच्चे, पीकर कोयले अपने डॉट डॉट डॉट, यहाँ रिक्त स्थान गायब हो गया है, नीड़ में जाकर बैठ गई। बच्चे नीड़ होता है, देखो नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई। यहाँ दो आपको मिलेंगे दो। यहाँ जो दो शब्द लिखे हुए हैं यानी क्या पीकर, तो नीर पीकर, नीर पीकर, यहाँ से पानी हो जाएगा नीर पीकर का मतलब। कोयल अपने, यहाँ पर क्या आएगा? नीड़ में बैठ गई। नीड़ माने होता है घोंसला, तो किस में बैठ गई बच्चे? वो अपने घोंसला में बैठ गई। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी लगा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। लता का बहुवचन शब्द आपसे पूछा है। लता शब्द का बहुवचन क्या होता है बच्चे? तो लताएं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न करके दिखाओ बच्चे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो प्यारे साथियों, कला और बूढ़ा चांद उनकी एक बहुत फेमस रचना थी, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। प्यारे साथियों, 19वां प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न बड़ा मजेदार है। लिखा है कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुरा लीनी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बैनी बैनी शब्द दो बार आया है। पहले कहे कभी बैनी यानी कवि का नाम है, तो पहले बैनी का अर्थ हो गया, पहले बैनी का अर्थ हो गया कवि, और दूसरे बैनी का अर्थ हो गया चोटी। दूसरे बैनी का अर्थ क्या होता है बच्चे? चोटी होता है, ध्यान रखना, चोटी होता है। तो यहाँ दो अर्थ हैं, तो जब भी बच्चे शब्दों की पुनरावृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बच्चे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया सबको? 20वां प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चे, 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है महादेवी वर्मा की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि निहार महादेवी वर्मा की है, नीरजा महादेवी वर्मा की है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की है, लेकिन वीणा नहीं है। क्यों? क्योंकि वीणा बच्चे जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। वीणा किसकी है? तो बता दूं आपको, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर जो आप आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बच्चे? ऑप्शन सी लगाएंगे। वीणा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर बताओ बच्चे। मुहावरा पूछ लिया है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है कि व्यर्थ का विलाप करना, है ना, व्यर्थ का विलाप करना, झूठी हंसी रोना, अहंकार दिखाना, परवाह न करना, असंभव कार्य करना नहीं। अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ का विलाप करना। 22वां प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, यह तो बच्चे उपमा अलंकार का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार का उदाहरण है। ये तो रूपक का उदाहरण हो गया, तो रूपक लिख दो। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, अतिशयोक्ति अलंकार का बालों को खोलकर, ये आंसर हो जाएगा इसमें। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, वरना रास्ता भूल जाएगा सूरज। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, यानी नायिका को इतने सुंदर और काले घने बाल दिखाए गए हैं और कहा जा रहा है कि तुम्हारे काले बाल देखकर पूरे शहर में रात हो गई है और सूरज को लगेगा कि यहाँ रात है तो अपना रास्ता भूल जाएगा। तो इसका आंसर बच्चे जो है वो सी हो जाएगा। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। बाल बोधनी नामक पत्रिका के रचनाकार कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखना बाल बोधनी जो नामक पत्रिका थी उसको बद्री नारायण चौधरी ने प्रकाशित करवाया था।
अगला बच्चे देखें, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का कौन सा अलंकार है बच्चे? विभावना, विभावना अलंकार। बच्चे विभावना अलंकार क्या होता है ये आप जानते हैं? नहीं जानते तो समझने का प्रयास करेंगे। विभावना अलंकार का मतलब होता है बच्चे, जहां किसी वस्तु या किसी कारण के बिना कार्य पूर्ण हो जाए। जैसे प्यास बुझ जाए पानी के बिना, प्यास बुझ सकती है क्या पानी के बिना? नहीं। अगर बुझ जाती है तो समझना कि विभावना अलंकार है। जैसे बिना पैरों के कोई चल रहा हो, बिना हाथों से कोई काम कर रहा हो, बिना पानी के उसकी प्यास बुझ रही हो, समझ रहे हो बात को? ऐसे स्थान पर बच्चे अलंकार जो है वो विभावना अलंकार आता है। जैसे बिगु बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनना और बिना पैरों के चलना। यहाँ इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे तो आंसर बी हो जाएगा। 25वां प्रश्न और ही शानदार है बच्चे। हलाहल का मतलब होता है जहर। तो हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जहर का विलोम क्या होता है? तो जहर का विलोम तो अमृत होता है, और अमृत का यहाँ कोई पर्यायवाची अगर कोई लिखा है तो वो सुधा लिखा है। देखो, विष तो हलाहल का ही पर्यायवाची है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? विष का हलाहल का विलोम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। 26वां प्रश्न करके दिखाइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चे। लिखा है गुप्त लिपि का विकास इनमें से किससे हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त लिपि का जो विकास हुआ था बच्चे, वो उत्तरी ब्राह्मी से हुआ था। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन सी लगा देना, सॉरी ऑप्शन बी लगा देना, सही हो जाएगा। अगला और ही मजेदार प्रश्न है। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर के अलंकार का कौन सा रूप है? याद रखना तो बच्चे, याद रखना इसमें भी श्लेष अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ वृषभानुजा के और हलधर के अलग अलग अर्थ है। एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दो दो है। वृषभानुजा किसको बोलते हैं? तो बच्चे वृषभानुजा बोलते हैं गाय को, और वृषभानुजा बोलते हैं राधा को। गाय और राधा को, तो एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ हो वहां यमक अलंकार श्लेष अलंकार होता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, लिखा हुआ है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम आर्य भाषा है या प्राचीन आर्य भाषा है? मैं संस्कृत शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? तो याद रखना, किसी भी भाषा का नाम जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। किसी भी भाषा का नाम, चाहे मैं हिंदी कहूँ, उर्दू कहूँ, तेलुगु कहूँ, तमिल कहूँ, संस्कृत कहूँ, ये सारी के सारी जितनी भी भाषाओं के नाम है वे बेटा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न आपके सामने है बच्चे। नीली साड़ी में आपको बताना विशेषण कौन सा है? तो नीली विशेषण है, और रंग जो होते हैं वो गुण में आते हैं, गुण में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? अब इससे भी मजेदार प्रश्न है बच्चे। 31वां प्रश्न है। बंदूक एक उपयोगी क्या है? तो याद रखना, बंदूक एक ऐसा हथियार है जिसको चलाने के लिए दूर से चलाना पड़ता है। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा टारगेट है, और तुम यहाँ यहाँ से बंदूक चला रहे हो, यहाँ से तुमने गन चलाई, समझ रहे हो ना? यहाँ से तुमने मान के चलो गन चलाई, ये तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ से तुमने बंदूक चलाई, यहाँ इस वाले व्यक्ति को मारना है, तो ये दूर से चला रहे हो ना। तो जब भी कोई ऐसा टारगेट जिसको तुम दूर से चलाओ, तो बच्चे उसको हमेशा अस्त्र में रखना, चाहे वो बाण हो, चाहे वो बंदूक हो, तोप हो, ऐसी कोई भी चीज जिससे आप भाला हो, वो सब आएंगी किसमें? अस्त्र में। तो बंदूक भी क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, शस्त्र क्या होते हैं? तो शस्त्र होते हैं जिनको हाथ में थाम कर चलाया जाता है, और हाथ में थाम कर आपके समीप के शत्रुओं के लिए चलाया जाता है। जैसे मान के चलो आपसे 1 फीट दूरी पर कोई खड़ा हो और उसके हाथ में भी ऐसा कोई हथियार हो जो हाथ ही हाथ में लड़ाई हो रही हो, है ना? जैसे आपकी लाठी हो गई, जैसे आपके तलवार हो गई, जैसे आपका गदा हो गया, जैसे आपकी ढाल हो गई, ठीक है, ऐसे जैसे आपका हंटर हो गया, ऐसे हथियार क्या कहलाते हैं? शस्त्र कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चे एक बार। लिखा हुआ है सेना शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मैं आपको बता दूं कि सेना शब्द इनमें से किसी के लिए नहीं आता। सेना अपने आप में बहुवचन है, ये एक वचन नहीं है। तो ना तो सेना लोग आता है, समूह आता है, हाँ दल आ सकता है, क्योंकि सेना का जो दल होता है। अगला देखिए बच्चे एक बार। सीता आम खाती है वाक्य में कौन सा क्रिया भेद प्रयुक्त हुआ है? क्या खाती है? आम खाती है। तो क्रिया के साथ कर्म दिया हुआ है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो बच्चे आंसर क्या लगा देना भैया? सीता खाती है तो अकर्मक क्रिया, लेकिन सीता आम खाती है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 34वां प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चे। लिखा हुआ है धेनु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो धेनु का मतलब होता है गाय, तो बहुवचन हो जाएगा धेनुओं। तो कैसे हो जाएगा? धेनुए हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर धेनुए कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी में लिखा है। तो 34वें प्रश्न का आंसर सी सही कर देना। 35वां प्रश्न बच्चे लिखा है किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? किंकर किसे कहते हैं? तो किंकर कहते हैं सेवक को, किंकर कहते हैं दास को, किंकर कहते हैं बच्चे किसको? है ना, भृत्य को। किंकर कहते हैं चपरासी को, किंकर कहते हैं दास को, सेवक को, भृत्य को, ये सारे के सारे शब्द हैं। सेवक को, गुलाम को, परिकर को। तो दास लिखा है कहाँ? ऑप्शन सी में।
तो बच्चे दास हो जाएगा। करवाल माने तलवार होती है, याद रखना, कलवार माने तलवार। सायक माने बाण होता है, तो बाण लिख देना। नाराज माने भी बाण होता है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न भी बड़ा मजेदार है, लिखा है राम कल मेरे घर आएगा। वाक्य में कल क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, याद रखना, कल का मतलब होता है समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब भी समय की बात होगी, जब भी टेंस की बात होगी, तो वहां पर आंसर ऑप्शन भी लगाना पड़ेगा। 37वां प्रश्न बच्चे, विंध्याचल पर्वत हिमालय के मध्य में स्थित है, हिमालय शब्द किस लिंग में आता है, याद रखना, पर्वतों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं, तो आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न और मजेदार है, देखते हैं क्या लिखा है। किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली, मुहावरे को पूर्ण करना है। तो किस खेत की बथुआ, किस खेत की मूली, तो आंसर डी हो जाएगा। ये तो हम सब लोग अमूमन पढ़ते ही रहते हैं। 39वां प्रश्न लिखा है बच्चे, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध और उचित वाक्य को पहचानना है। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई, तो पकड़ी गई गलत लिखा हुआ है। दंगे में बालक युवा और नर नारी पकड़ी गई, ये भी गलत लिखा है। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबका सी सही होना चाहिए था बेटा। 40वां प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है व्यास पुरस्कार से सम्मानित काव्य क्षमा किस लेखक की रचना है। सुरेंद्र वर्मा, सुनीता जैन, नरेंद्र कोहली या मृदुला गर्ग। तो कमेंट करके बताइए बच्चे। तो याद रखना बच्चे, इसका जो आंसर है वो सुनीता जैन हो जाएगा, सुनीता जैन की रचना है, ऑप्शन बी। तो ये थे बच्चे आज के प्रश्न जो आपने कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।